हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी विद पवन में। मैं हूं आपका दोस्त पवन, लेकर हाजिर हूं मंथली करंट अफेयर का वीडियो, जिसमें आज सितंबर मंथ के ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वुमेन ऑफिसर्स इन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी। 2 वुमेन्स ऑफिसर को सिलेक्ट किया है एज अ ऑब्जर्वर हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में, जिसे एयरबोर्न टेक्नीशियन बोला जाता है। इससे पहले उन्हें वुमेन्स को इंडियन नेवी में ये लेवल की पोस्ट पर नहीं सिलेक्ट किया जाता था। उनको समान होने वाले जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनमें ही पोस्टिंग की जाती थी। फर्स्ट टाइम उनको सीधा वॉरशिप ऑपरेटिंग सिस्टम में उतारा गया है और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में इंडियन नेवी की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। और आपने गुनगुन सक्सेना की पिक्चर देखी होगी, वो भी इसी पर आधारित है। और जो 2 वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया है वो सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर थी। उनका नाम है कुमुदनी त्यागी और सेकंड थी रिद्धि सिंह। हम हर क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर करेंगे। चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह है और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज शिकारा रेस। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में एक शिकारा रेस ऑर्गेनाइज की 20 सितंबर को, जो कि वर्ल्ड फेमस डल लेक के पास ऑर्गेनाइज की गई, जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए थी। और कमांडिंग ऑफिसर प्रवीण कुमार ने बताया कि ये हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है और बच्चों के लिए भी इसमें बोट रेस का प्रबंध किया जाता है। और जितने भी हमारे विनर थे इस रेस में, सभी ने आर्मी का थैंक यू किया। और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी बना है। इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर, विंटर कैपिटल है जम्मू। और लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हुए थे, उनका नाम है मनोज सिन्हा। और डल लेक है, उसका नाम है जो जिससे वो मशहूर है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको सेकंड नाम मिला हुआ है जेवर इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, मतलब कि कश्मीर का गहना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ग्राम पंचायत इन बिहार कनेक्टेड विद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अंडर भारत नेट। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद हैं, उन्होंने बताया कि ऑल ग्राम पंचायत को बिहार की हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भारत नेट के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो विलेजेस में, ग्राम पंचायत के जो छोटे विलेजेस हैं ग्राम पंचायत के साथ कनेक्ट हैं, उनको साथ भी जोड़ा जाएगा। और 4G जो हमारा इंटरनेट है स्पीड की, उसे भी और विलेजेस बिहार में प्रोवाइड किया जाएगा। और वाईफाई है जो हमारा, उसको इंस्टॉल किया जाएगा सभी गली मोहल्लों में बिहार की, तो ताकि डिजिटलाइजेशन हो सके, सभी काम एफिशिएंसी और अच्छी तरीके से हो सके। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये 2 मिनिस्ट्री रविशंकर प्रसाद के पास हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट गवर्नर इनॉग्रेट 5 days ICT ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज ऑफ लद्दाख यूटीज।
लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो अभी अभी बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम में उन्होंने एक अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। जो हमारे लद्दाख के गवर्नर हैं आर के माथुर, उन्होंने 5 डेज की ICT ट्रेनिंग लगाई है एम्प्लॉयज की लेह में 21 सितंबर को, ताकि सभी काम को ऑनलाइन किया जा सके और डिजिटाइजेशन हो सके, जिससे सभी काम एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी से हो सके। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो नवा बना था, उसकी कैपिटल है लेह, लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके राधा कृष्ण माथुर। इंडिया रैंक्ड 116 इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आता है हर साल, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ग्रुप, जो कि वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, ये दोनों आपस में मिलकर इस इंडेक्स को तैयार करते हैं, जिसमें 174 कंट्री को रैंक किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक है 116, जिसमें सिंगापुर फर्स्ट है, हांगकांग एंड चाइना सेकंड, थर्ड जापान। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे वाशिंगटन DC अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। PM मोदी टू इनॉग्रेट वैभव समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट को 2 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेट करेंगे। ये लॉन्ग टाइम चलने वाला एक समिट होगा, जिसमें एक्सपर्ट एंड नॉलेजेबल पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि इकोसिस्टम एंड इनोवेशन रिसर्च, जो भी कुछ होने वाला है, इंडिया की आने वाली चैलेंजेस हैं इमर्ज, जो भी स्टार्टिंग में उनको सोल्व करेंगे, उसकी सोल्यूशन बताएंगे। जो आने वाली रिसर्च है उसके लिए इम्प्रूवमेंट करनी होगी वो बताएंगे, ताकि इंडिया ग्लोबल लेवल पे अच्छा नाम बना सके और एक अच्छी पावर बन सके। थर्ड, इसके साथ 3 डे मैंने इंक्लूड किए हैं करंट अफेयर के साथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया गया, इसका थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। और सेकंड डे है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। ये हर साल सितंबर के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है, इसका थीम है अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया, इसका थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। थीम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 इंडियन बीचेस रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इको लेवल। इंडिया के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के उन्होंने अनाउंसमेंट किया, सभी इंडियंस को बताया। जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता है वो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क, वो एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो प्रोवाइड करती है। उन्होंने कुछ गाइडलाइन आधारित की हुई है, जिनके आधार पे उनको फॉलो करने के बाद किसी भी बीच को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे वो बीच एक वर्ल्ड लेवल पे क्लीन एंड हाइजीनिक बीच का नाम बनता है उसका। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च इन 272 डिस्ट्रिक्ट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री
रतनलाल कटारिया ने रिटन रिप्लाई किया लोकसभा में और बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत 272 डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा है और इससे ड्रग डिमांड की रिडक्शन हुई है और ये अभियान 2018 से चल रहा है जो कि 2025 तक चलेगा। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो रतनलाल कटारिया थे और जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के वो है हमारे थावरचंद गहलोत और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी लॉन्च घर तक फाइबर स्कीम इन बिहार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, इनका उद्घाटन किया और इन हाईवे प्रोजेक्ट में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी जिसमें इंटरनेट बहुत हाई स्पीड का होगा। आपने देखा ही होगा जो जब रोड बनता है उसमें जो भी तार वगैरह डाली जाती है वो इंटरनेट की सर्विस के लिए ही होती है ताकि दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्शन ना करना पड़े हाईवे को। ऑप्टिकल फाइबर सर्विस एक इंटरनेट सर्विस है जिसके कारण ही इसका नाम घर तक फाइबर बोला गया है। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है NGT2 कंटिन्यू प्रोब इनटू इंसिडेंट्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ कावेरी रिवर वाटर्स इन नामेकल डिस्ट्रिक्ट। NGT की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उन्होंने बताया कि जो हमारा पोल्यूशन ऑफ कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है उसकी इंक्वायरी लगातार रहेगी जो कि नामेकल डिस्ट्रिक्ट हमारे तमिलनाडु में है और उन्होंने इस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स ने विजिट भी किए नामेकल डिस्ट्रिक्ट के 2 विलेज कमारा पालम और पल्लीपालम जो कि तमिलनाडु में ही है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि वो एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है जो कि इन्वायरमेंट डिस्प्यूट को देखती है और इसके चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल। चलो इसके साथ ये क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, यूपीएससी कौन सी बॉडी है आप कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायर INS विराट अराइव्स नियर अलायन शिप ब्रेकिंग यार्ड इन गुजरात। जो हमारा इंडियन नेवी का रिटायर्ड एयरक्राफ्ट वो कैरियर विराट था वो गुजरात के कोस्ट इन भावनगर में पहुंच गया है जिसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए तैयार किया जाएगा। ये 3 दिन की जर्नी तय करते हुए मुंबई नावल डॉकयार्ड के जरिए पहुंचा। इससे पहले इसने इंडियन नेवी में 30 साल तक सर्विस की और उससे भी पहले ये यूके रॉयल नेवी एज HMS हॉर्न्स एंड के नाम में ये सर्विस करता था और 1987 को ये इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुई इसकी और इसको वहाँ पे सर्विस करनी पड़ी। और जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट पासेस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। जो ये बिल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बिल एक्ट को अमेंड करेगा जो कि इस एक्ट को फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स एंड डिटेल लाइसेंसिंग मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ बैंक्स प्रोवाइड करता था। और ये अमेंड होने के बाद RBI को ये पावर देता है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक हैं जो अच्छे से रूल को फॉलो नहीं करते, जहाँ फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए कोई अच्छी स्कीम नहीं लेके आते तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। अब अच्छे से और सख्ती से पेश आया जाएगा। जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए स्मॉल फार्मर को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर बैंक होते हैं ये। नोवाक जोकोविच विंस
मैन सिंगल इवेंट इन इटालियन ओपन, जो नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, वो वर्ल्ड नंबर 1 है जिन्होंने 36 मास्टर्स टाइटल जीता डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराकर इटालियन ओपन, जो कि उसकी कैपिटल रोम में चल रहा था। और आपको टेनिस की बारे में थोड़ा बहुत और अच्छे से नॉलेज दे दूं, इसके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो हर साल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये एक लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम है। इंडिया लॉन्च फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी विद मालदीव्स। इंडिया एंड मालदीव ने एक फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस 21 सितंबर को शुरू की और ये ट्रेड को बूस्ट करने के लिए शुरू की थी इंडिया के। इसमें 2 पोर्ट कनेक्ट होंगे, टूटिकोरिन और कोचिन जो केरला में है, और जो मालदीव के हैं उसमें कुल्लुद, फुशी एंड माले के पोर्ट दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। और जो पोर्ट है ये सभी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। इसके एमडी एंड चेयरमैन है मिस्टर एच.के. जोशी। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको मुंबई महाराष्ट्र में, और ये फाउंड हुआ था 1950 को। सभी कैटेगरी के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, तो कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मर कनेडियन पीएम जोहन टर्नर पास अवे। जो हमारे जोहन टर्नर हैं पीएम थे कनाडा के 1984 को, वो पास अवे हो चुके हैं। वो सेकंड ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 79 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और ये कनाडा की हिस्ट्री में सेकंड शॉर्टेस्ट टर्म पीएम है। वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया गया 22 सितंबर को। इसका थीम है 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर इस बार थीम इसीलिए रखा गया है क्योंकि राइनो की 5 स्पीशीज हैं जो इंडेंजर कैटेगरी में चली जा चुकी हैं, उनके लिए ये थीम रखा गया है। इस बार इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओ स्मार्ट स्कीम सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर प्रोवाइडिंग सर्विस टू 25 इंडियन ओशन कंट्रीज। यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने रिटन रिप्लाई किया राज्यसभा में। उन्होंने बताया कि अर्ली वार्निंग सेंटर के लिए एक स्कीम शुरू की गई है जिसमें 25 इंडियन ओशन कंट्री को इंक्लूड किया गया है। इस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओ स्मार्ट स्कीम के तहत, जो कि इस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उनके पास 3 मिनिस्ट्री और हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड साइंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये 3 मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी चांदनी चौक दिल्ली। इंडिया says Turkish president's remarks on Jammu and Kashmir are completely unacceptable। जो तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जो कि इंडिया को अनएक्सेप्टेबल लगी। इसीलिए इंडिया ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा कि वो इंटरफेरेंस ना करें इंडिया के इंटरनल अफेयर में, और ये उनके लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल होगा। उन्होंने कहा कि यूएन के मेंबर होने के नाते वो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी कंट्री की, अदर नेशन की सॉवरेनिटी के नाते।
और ये बात उन्होंने जनरल असेंबली यूएन के जनरल असेंबली में 75th सेशन में बोला था। जो तुर्की की कैपिटल है अंकारा है, करेंसी है लीरा। और बात करते हैं यूएनए की। यूएनए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर मिलेंगे न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और यूएनए के ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी बड़े डिपार्टमेंट के अंडर होते हैं, किसी मिनिस्ट्री के अंदर छोटे जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वैसे ही। इसकी जनरल असेंबली फर्स्ट ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसके ऑर्गन है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये एसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस्टर पीयूष गोयल calls upon G20 to play leadership role in crafting pathway to recover from। पीयूष गोयल है, उन्होंने ऑल कंट्री को बताया कि नीड है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। और उन्होंने बताया कि जो इंडिया है वो डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट में कंसेप्ट है जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जब भी कोई डाटा शेयरिंग की टेक्निक को किसी कंट्री के साथ शेयर किया गया है तो इंडिया का डाटा बहुत ज़्यादा लीक हुआ है, और इसीलिए उन्होंने इस कनेक्टिविटी से मना किया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड साइंस एंड इंडस्ट्री, वो दोनों मिनिस्ट्री पीयूष गोयल के पास ही है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र। और सही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीमन शाला डैश अपॉइंट एज एडवाइजर टू IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने सीमन शाला डैश को एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सलाहकार के पद की पोस्ट पर उन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाशिंगटन DC में है। उनकी पोस्ट पर उनको अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। जो IMF है उसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको वाशिंगटन DC अमेरिका में, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ITBP ties up with Uttarakhand government to promote adventure tourism। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड इंडो-तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें वो एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म और स्विमिंग पूल के वगैरह, लेक वगैरह के बारे में एक साइन अप किया है उन्होंने MOU, जो टिहरी लेक के पास होगा। और CM है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP है सुरजीत सिंह देसवाल, और जो टिहरी डैम भी है एक, जो भागीरथी रिवर पे है, वो इंडिया का हाईएस्ट डैम है। मालीज इंटरिम प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे भाहन दाव, आप मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक है तो माफ करना, वो हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे माली के, और इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो पहले प्रेसिडेंट थे माली के इब्राहिम कीटा, वो धांधली के केस में उनको रिजाइन देना पड़ा, लोगों का प्रोटेस्ट हो गया था, इसीलिए वहां पर मिलिट्री ने तख्ता पलट किया और एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट को नियुक्त किया,
और उन्होंने बताया कि एक वीडियो के जरिए जो नेट पे प्रोवाइड है कि इलेक्शन के द्वारा भी वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे, तब तक यही प्रेसिडेंट रहेंगे। और रिपब्लिक ऑफ माली की कैपिटल है बामाको और करेंसी है CFA फ्रैंक। A book title Voice of Dissent author by रोमीला थापर। जो बुक है वॉइस ऑफ डिसेंट, हिस्टोरियन है एक राइटर रोमीला थापर, उन्होंने ये बुक लिखी है और इसको पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सेगल बुक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। और ये एक हिस्टोरिकल बुक है जो कि रिसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं इंडिया में, सिटीजनशिप एक्ट हुआ था जो, और NRC पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं उन पर ये बुक है। मेरे हिसाब से ये बुक बैन होगी, बट देखते हैं क्या बनता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड नेवल एक्सरसाइज। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक नेवल एक्सरसाइज को हेल्ड किया टास एक्स को इंडियन ओशन रीजन में, और इसमें नेवल मैनवेयर्स, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एंड एयरक्राफ्ट ड्रिल को इंक्लूड किया, इसकी एक्सरसाइज की। इसके बिना इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एज इंडेक्स एक्सरसाइज भी करता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह, और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सितंबर 23 को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ऑब्जर्व किया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल मनाया जाता है, और ये 2018 के पहले से ही मनाया जाता है। और जो साइन लैंग्वेज होती है वो ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, जो हाथ से उसको पढ़कर चेक करते हैं, और इसका थीम है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। CAG रिपोर्ट इरेगुलरिटीज इन डिफेंस परचेज। जो हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, उन्होंने एक डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट की है। उन्होंने पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में उन्होंने बताया कि जो फोर फ्रेंच पार्टनर थे, डसॉल्ट, MBDA, सफरन, थर्स, उन्होंने 50% ऑफसेट क्लोज की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 23 सितंबर को आने वाली थी, उसको पहुंचाया नहीं है। जो ऑफसेट क्लोज है उसका मतलब है कि जो हमारे 36 राफेल खरीदने की डील हुई है उस पेमेंट का 50% वो ऑफसेट क्लोज वापस करेंगे। मतलब कि या तो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का मतलब कि हमारे जो भी टेक्नीशियन हैं इंडिया के, DRDO के हो गए या इसरो के हो गए, उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम में वो इम्प्रूवमेंट दिवा सके। वो क्या की फुल फॉर्म आपको पता ही चल चुकी है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, जो कि करंट है ऋषि चंद्र मुर्मू, और आर्टिकल है इसका 148 से 151 तक। प्लास्टिक पार्क स्कीम की फैक्ट्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने 10 प्लास्टिक पार्क को रिसेंटली अप्रूव किया है, और इसको प्लास्टिक पार्क स्कीम के तहत जो 2019 में लॉन्च हुई थी उसके तहत इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में ये प्लास्टिक पार्क बनने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्टर हैं DV सदानंद गौड़ा, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ बेंगलोर, कर्नाटका।
मिनिस्टर इनफॉर्मल समिट। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन शार्क का समिट को अटेंड किया और इसमें ये वाले टॉपिक बॉर्डर टेररिज्म, ब्लॉकिंग ऑफ कनेक्टिविटी, ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रेड, ये तीनों टॉपिक की बातचीत हुई क्योंकि ये तीनों टॉपिक ही ग्रेट चैलेंज बन चुके हैं जो शार्क कंट्री में जितनी भी कंट्री हैं उनके लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर बता ही चुका हूँ, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर पूरा नाम। शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे काठमांडू, नेपाल। हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। सौभाग्य स्कीम completes 3 years since its inception। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को इस स्कीम को लॉन्च किया था जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए थी, जिसमें रूरल एरिया और अर्बन एरिया पुअर लोग, जो भी पुअर वर्ग हैं, हाउस होल्डर्स, उनको इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम को शुरू किया गया था और इसका ये लगभग चल रहा है अब तक भी। बहुत अच्छी स्कीम थी क्योंकि रूरल एरिया के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको ये एक स्वर्ग जैसा ही होगा क्योंकि उनके बच्चे पढ़ना सीखेंगे इस लाइट से और उनके बहुत से काम शुरू हो सकेंगे। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च यूनिफाइड रिपोर्टर यूराइज। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल है जो लर्निंग, कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए बताएगा, जो कि लखनऊ 24 सितंबर को योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया पोर्टल। और उन्होंने बताया कि ये एक बिगेस्ट रिफॉर्म प्रोग्राम है जो कि एजुकेशन सेक्टर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है। और क्योंकि जो यूपी है बहुत इम्प्रूवमेंट करनी बाकी है वहाँ पर एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी है और स्टेट के अपने जो इंडिया के बाकी स्टेट हैं उनमें से बहुत ज़्यादा इसमें गरीबी है। और उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज देगा जिससे वो अपने हाथ के स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और अपना काम शुरू कर सकेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। उत्तर प्रदेश कैपिटल है इसकी लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ बता ही चुका हूँ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल। इसको लर्न कर लेना अच्छे से। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $200 million लोन फॉर बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक है जो उसने $200 मिलियन का लोन दिया है बांग्लादेश को। और इसकी ये वाटर और सैनिटेशन सर्विस को रूरल एरिया में बांग्लादेश की पूरी कंट्री में यूज़ किया जाएगा, उसके लिए डेवलपमेंट की जाएगी। और इसमें 6 लाख पीपल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और क्लीन वाटर जो कि पाइप वाटर स्कीम के ज़रिए बांग्लादेश कंट्री में जो स्कीम चल रही है उसके ज़रिए उनको ये वाटर प्रोवाइड होगा। और जो सैनिटेशन सर्विस है वो सर्विस 3.6 मिलियन रूरल पीपल को बांग्लादेश में प्रोवाइड होगी। सैनिटेशन मीन्स जो सफाई अभियान है उसके लिए जो भी सिस्टम हो सकता है, सर्विस दी जा सकती है पब्लिक को, उसके लिए। और जो वर्ल्ड बैंक है उसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और
MD एंड CEO है अंशुला कांत। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको वाशिंगटन DC अमेरिका में। और जो बांग्लादेश की बात करते हैं उसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। प्रेसिडेंट है उसके अब्दुल हामिद और PM है शेख हसीना। इंडिया extends $15 million grant assistance to श्रीलंका। PM मोदी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्रांट के लिए अनुमति दी है श्रीलंका को, जो कि $15 मिलियन है। और ये इसलिए मिली है क्योंकि जो हम इंडिया और श्रीलंका के बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उनके अच्छे रिलेशन बनाने के लिए की गई है। जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के अमित नारंग, उन्होंने बताया कि ये डीपिंग पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाने के लिए आपस में जो इंडिया में बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं वो और जो श्रीलंका में बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं वो, उन दोनों में आपस में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए इस ग्रांट को अनुमति दी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर हैं जो अमित नारंग हैं वो इसके सेक्रेटरी हैं, और जो एस जयशंकर हैं वो सेंटर के यूनियन मिनिस्टर हैं वो। और श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनपुर कोटे और करेंसी है रूपी। प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा और PM है इसके महिंदा राजपक्षा। वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि दो भाई एक कंट्री के PM और प्रेसिडेंट बने हों। मध्य प्रदेश CM टू लॉन्च मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इन भोपाल। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंडर शुरू की गई है। और इसमें पहले क्या था कि फार्मर्स को 6,000 रुपीज़ मिलते थे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 1 साल के लिए। और जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है उसके तहत अब 4,000 रुपीज़ मिलेंगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हर फार्मर्स को 1 ईयर के लिए। और ये एवरी फार्मर को 1 ईयर में 10,000 रुपीज़ पे होंगे, उनको हेल्प मिलेगी इससे बहुत अच्छे से अपनी फार्मिंग को अच्छे से कर सकेंगे। जो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको लॉन्च किया था और इसके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इंडिया जापान मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज जिमैक्स बीइंग्स इन नॉर्थ अरेबियन सी। जो जिमैक्स एक्सरसाइज है इसका 4th एडिशन था। इंडिया और जापान के बीच जो एक्सरसाइज हुई है, मैरीटाइम का मीन्स होता है कि जो वाटर के अंडर की जाती है एक्सरसाइज वो, और ये नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट की गई 26 सितंबर को। और नॉर्थ अरेबियन सी की पिक भी है जो ऐड की गई है, और ये इसका नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है। और इधरली साइड हमारा इंडिया है और ये अरेबियन सी है पूरा। और इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इंडियन नेवी और जापान के जो अपने मैरीटाइम वाटर बॉडी के रिलेशन है उसको अच्छा करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई। और ये फर्स्ट टाइम 2012 को की गई थी। और ये इसका लास्ट एडिशन जो 2018 में हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। और जापान की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात करते हैं। कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और PM है इसके योशीहाइडे सुगा।
डेज की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेज लिए गए हैं फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया गया और इसका थीम है इन्वायरमेंटल हेल्थ आ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। मतलब कि इस महामारी के टाइम में हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो ह्यूमन है, इसीलिए ये डे को ऑब्जर्व करना वेरी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन फॉर न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस डे को ऑब्जर्व किया है और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। थर्ड डे है वर्ल्ड राइबिस डे, जो कि 28 सितंबर को मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया और इसमें राइबिस को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर। जो पानी से जो रेबीज जिसको भी ये डिसीज़ हो जाता है तो वो वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको। और जो रेबीज़ का वायरस है उसको बोला जाता है रैबिडो वायरस, जो कि 20 से 60 डेज के लिए बॉडी में रहता है और इसके लिए टीकाकरण भी शुरू किया गया है, जो कि हमारे में ज़्यादातर देखा जाता है कि डॉग से ही की होता है। मतलब बट ये जो भी वाइल्ड एनिमल हैं, डॉग, कैट, रैबिट, बैट मतलब चमगादड़, किसी के भी काटने से हो सकता है। और इसके काटने से जो हो जब हमारे वायरस ब्लड में चला जाता है उसके बाद ये अपना प्रभाव दिखाना, अपना डिसीज़ का असर दिखाना शुरू करता है। फोर्थ डे है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को मनाया गया और इसका थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। जो चारों डेज हैं इम्पोर्टेंट, उनके थीम को एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बनाकर इसको याद करना पड़ेगा। तो जो टूरिज्म डे है ये भी यूनाइटेड नेशन ने ही ऑब्जर्व किया। इसमें एक बॉडी है इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO भी बोलते हैं शॉर्टकट में, इसने ऑब्जर्व किया। और जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको मैड्रिड स्पेन में। शिवांगी सिंह set to become India's first woman fighter pilot to fly Rafale। इंडिया में ज़्यादातर मैन और वुमेन्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बट अब नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो वुमेन है बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर बढ़ रही हैं। बट उनको मौका मिलना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की वो भी एक वुमन ही है, निर्मला सीतारमन। जो शिवांगी सिंह है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश की हैं। वो फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया बनी हैं, जो कि राफेल को फ्लाइट करेंगी, उड़ाएंगी। और इनको फॉर्मली 10 सितंबर को इस पोस्ट पे लाया गया और 10 वुमेन्स में से इनको सिलेक्ट किया गया इस पोस्ट के लिए। जो 5 राफेल आए थे हमारे फ्रांस से, एयरफोर्स स्टेशन अंबाला से, उसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि न्यू थे। केरला विंस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अवार्ड को समझाने से पहले आपको
नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बता दूं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होते हैं जो नॉन कंटेजियस होते हैं, मतलब कि पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते, जैसे डायबिटीज़, एलर्जी, ब्लड प्रेशर। और जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं वो कंटेजियस होते हैं कि पर्सन टू पर्सन हो सकता है, जैसे फ्लू हो जाता है, कोल्ड, टाइफाइड, एड्स वगैरह। इन बीमारियों को कम्युनिकेबल डिसीज़ बोला जाता है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसके लिए जो भी गोल इन्होंने अचीव किए हैं उसके आधार पे यूनाइटेड नेशन ने इनको अवार्ड दिया है, इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है। Nation pays homage to revolutionary freedom fighter Bhagat Singh on his 113th birth anniversary। जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं भगत सिंह, 28 सितंबर को उनका बर्थ एनिवर्सरी था, उसको ऑब्जर्व किया गया। जो उनका बर्थ है 1907 को भगत सिंह का जन्म बंगा विलेज लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। और वो एक फ्रीडम फाइटर थे। ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल की उन्होंने, बहुत लड़े अंग्रेज़ों के साथ। और 23 एज में ही वो शहीद हो गए थे राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में। और उनको फांसी दी गई इस जुर्म में कि उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को जो असेंबली थी उसमें बटुकेश्वर दत्त के साथ 2 बम फेंके थे, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। और उसके बाद 22 मार्च को रात को ही उनको फांसी हो गई थी, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था इस चीज़ का। उसका शहीदी दिवस भी मनाया जाता है भगत सिंह जी का, जो 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह पासेस अवे हो चुके हैं। वो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर रह चुके हैं मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे रह चुके हैं। इस करंट अफेयर से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि जो जसवंत सिंह है पासेस अवे हुए हैं वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो आंसर होगा पॉलिटिशियन थे। और असम इज़ ओनली वुमेन सीएम सैयद अनवारा तैमूर पासेस अवे हुई हैं, जो कि 1980 से 1981 तक सीएम थी असम की। वो फर्स्ट ऐसी लेडी थी जो वुमेन कैटेगरी में सीएम बनी थी असम की। और नोटेड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ईश्वर जज अहलूवालिया भी पासेस अवे हो चुकी हैं, जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में एक डायरेक्टर या इकोनॉमिस्ट भी बोल सकते हैं, चेयरपर्सन बोल सकते हैं कि पोस्ट पे थी, ये भी पासेस अवे हो चुकी हैं। और मोख्तर ओने अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, जो माली कंट्री है अफ्रीकन, उसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। मोख्तर ओने, रिपब्लिक ऑफ माली की कैपिटल है बामाको, करेंसी है CFA फ्रैंक। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2019 और 20 के अवार्ड को अनाउंस किया है, और इसमें उन्होंने अवार्ड दिए गए हैं। मेंस कैटेगरी में जो प्लेयर ऑफ द ईयर हैं वो बने हैं गुरप्रीत सिंह संधू, जो कि इंडियन टीम में एक गोलकीपर पे थे। और जो वुमेंस कैटेगरी में वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है वो संजू यादव हैं, जो कि इंडिया टीम में एक मिडफील्डर का रोल प्ले करती हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं IAAF के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वो पारुफ पटेल हैं, और इसके हेडक्वार्टर हैं द्वारका दिल्ली में।
और अब बात करेंगे फार्मर्स बिल की, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गिव्स असेंट टू 3 फार्म बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। उन्होंने साइन करके इन बिल को एक्ट का रूप दे दिया है। इसमें बताया गया है कि फार्मर्स की इनकम को राइज करेंगे। APMC को भी लागू किया गया है इसमें, मतलब कि उनको ट्रेड करने के लिए जो प्राइवेट मंडी उसको भी बेनिफिट मिलेगा। और MSP को भी लागू किया गया है ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम स्टेबल हो सके, और जो फार्मर हैं और ट्रेडर हैं उनको भी फ्रीडम मिली है कि वो कहीं भी सेल और परचेज कर सकते हैं। बट बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है, क्योंकि जो देखा जाए पिछले साल तो GDP थी हमारे 23% माइनस में गई थी, और जो हमारा एग्रीकल्चर था वो 4% ग्रोथ हुई थी उसकी। इसीलिए जो ट्रेडर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उनको नुकसान हुआ, और अब वो एग्रीकल्चर में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि कोई भी पेंडेमिक आए, कुछ भी आए, कोई इमरजेंसी आए तो उनका बिजनेस है वो ग्रो करता रहे। तो इसके लिए किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, और अच्छे से अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं इसको कि क्या था इसमें। तो बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक पहले APMC को बताऊंगा मैं आपको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि एक सरकारी मंडी होती है, उनको बोला जाता है APMC, जहाँ पे किसान जाते हैं और अपनी फसल को बेचते हैं, जो कि हर स्टेट में होती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। फार्मर वहाँ जाते हैं और वहाँ पे APMC में वहाँ पे उनके मिडिलमैन जो ट्रेडर्स की होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, क्योंकि इनके पास एक काम तो नहीं होता, बहुत बड़ा बिजनेस होता है इनका। तो ये अपने एजेंट को भेजते हैं वहाँ पे, तो फार्मर उनसे अपना परचेज सेल जो भी करना होता है इनके ज़रिए ही सब कुछ करते हैं। मिडिलमैन जो कि जिनको बोला जाता है आड़तियाज। सेकंड टर्म है MSP, जो कि बड़ी न्यूज़ में है, और इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि एक सरकारी रेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। 22 से 23 क्रॉप्स के लिए MSP रूल हुआ है, बट ज़्यादातर तो ये 1 से 2 क्रॉप्स में ही MSP प्राइस मिलता है गेहूं चावल के लिए। बट इसके लिए तो सिर्फ 50% जो फार्मर हैं वही बेनिफिट उठा सकते हैं, और जो बाकी के 50% हैं उनके लिए कोई भी MSP नहीं है, क्योंकि जो गेहूं चावल से अलावा भी कुछ ना कुछ उगता ही है इंडिया में, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और फर्स्ट रूल से बात करते हैं, जो फर्स्ट एक्ट लॉ में तब्दील हुआ है उसमें बताया गया कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हमारे फार्मर हैं वो इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, और जो ट्रेडर हैं उनके लिए भी कोई फिक्स किया नहीं गया कि वो कहीं भी जाके उसको परचेज कर सकते हैं जो ट्रेडर हैं, और जो हमारे फार्मर हैं वो सेल कर सकते हैं ऑल इंडिया में किसी भी मंडी में, प्राइवेट हो जहाँ वो सरकारी हो। और सेकंड लॉ बना है उसकी बात करते हैं। सेकंड लॉ करने से पहले मैं आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही बता देता हूँ।
जो पॉजिटिव पॉइंट है इसके वो तो ये है कि फार्मर कहीं भी जा सकता है और यहाँ जिस स्टेट में अच्छा भाव मिलेगा उसको वो यहाँ पे वहाँ पर जाके अपनी फसल को बेच सकता है। बट नेगेटिव पॉइंट है जो इसका ये है कि किसी और स्टेट में जाके बेचेगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर ट्राली चाहिए और अकेला फार्मर जाकर इसको नहीं बेच सकता, उसके लिए भी उसको वर्कर्स रखने पड़ेंगे क्योंकि इंडिया में पैसा या सोना चांदी से अलावा अनाज ज़्यादा चोरी होता है क्योंकि भुखमरी और गरीबी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। और इसमें भी किसान का ही नुकसान ज़्यादा है और ट्रेडर्स का बेनिफिट है इसमें। सेकंड लॉ है इसका, सेकंड बिल की बात करते हैं। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। इसमें एग्रीमेंट की बात की गई है कि जो ट्रेडर हैं वो डायरेक्ट विदाउट एजेंट विदाउट मिडलमैन के जरिए डायरेक्ट फार्मर के जो फार्मर्स हैं उनके साथ जाकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जो ट्रेडर हैं कि जो भी फसल तो बीज रहा है फसल को उस पूरी ज़मीन का फसल में जितनी भी बनेगी उसको क्विंटल के टन के हिसाब से वो रेट फिक्स कर देगा कि इतना रेट लूँगा मैं और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ये रूल पास हुआ है बट इसमें भी नुकसान है क्योंकि सेकंड के नुकसान देखने से पहले आपको थर्ड लॉ को अच्छे से देखना पड़ेगा। द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 जिसमें ये बात की गई है कि जो हमारा पहले क्या था कि जो ट्रेडर थे वो स्टॉक को जैसे गेहूं चावल जो भी है वो स्टॉक करने की लिमिट रखी गई थी कि इतना स्टॉक ही आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बट ट्रेडर्स को अब अनलिमिटेड स्टॉक रखने की सुविधा दे दी गई है का लॉ प्रोवाइड कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि दोनों को आपस में क्या रिलेट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। जैसे अब ट्रेडर ने जिस साल फसल कम रेट दाम कम था उस टाइम स्टॉक को इकट्ठा कर लिया अनलिमिटेड स्टॉक। जब अगला साल आया तो जो फार्मर है उसके पास गया ट्रेडर और उसने बोला कि मैं तो 1700 से कम रेट दूंगा, अगर तूने बेचनी है तो बताओ नहीं तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही स्टॉक पड़ा है जो पिछले साल का है। जहाँ ये भी हो सकता है कि अगले साल रेट का जो फसल का रेट है वो डाउन चला जाए और जो ट्रेडर है वो सेल ना करे और जब उसका दाम बढ़ेगा तब वो उसको बेचेगा और अपना बेनिफिट्स उठाएगा। बट इसमें भी फार्मर का ही नुकसान हो रहा है। इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे को जो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेडर के साथ उसमें भी एक एमएसपी जो सरकारी रेट है कॉन्ट्रैक्ट में भी दिया जाए, तभी जाकर ये सही होगा। बट ये नहीं हो रहा तो ज़्यादातर मेरे को नेगेटिव पॉइंट ही दिखे हैं फार्मर्स के लिए, पॉजिटिव पॉइंट तो कोई नहीं दिखा। तो नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले तीनों लॉ हैं जो वो कंपनी फेवर में है, उसके बाद जो भी प्राइवेट प्लेयर आएंगे उनके फेवर में बोला गया है, सब कुछ उनको पावर दी गई है। और अगर ये बात कर रहे हैं कि मिडिल मैन को हटा देंगे आड़तियाज को, पर वो हटने वाले नहीं हैं क्योंकि जो आड़तियाज हैं पहले APMC में
काम कर रहे थे सरकारी एजेंट बन के, अब वो प्राइवेट एजेंट बन के ट्रेडर्स के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वह वहाँ से हटने वाले नहीं है। क्योंकि किसान जब भी किसी और स्टेट में जाएगा तो वहाँ भी तो एजेंट हो गई, वहाँ कौन सा ट्रेडर होंगे डायरेक्ट, वहाँ भी एजेंट होंगे। और आगे बात करते हैं जो APMSP है, वो हटाने की बजाय उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट करनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन बदलनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है, उसको प्राइवेट ना किया जाए। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है 40 से 50% वो इस पे ही आधारित है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही। तो आपकी इस बिल्स के बारे में क्या राय है कि आप कमेंट करना, यस और नो।